बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ और प्रोग्राम इख्तिलाफ। नाज़रीन, आज जो गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अस्करी और सूबाई क़यादत की एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें मुल्क दुश्मन मुहिम का रवायती और डिजिटल तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने का जो है वो हतमी फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा ज़राए का ये दावा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के वाज़े और दो टोक मौक़ों पर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इजलास हुआ, जिसमें अस्करी और सिविल क़यादत के अलावा चारों सूबों पर बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदों ने शिरकत की। और ज़राए का दावा है कि इजलास में फैसला हुआ कि जाफर एक्सप्रेस के जो हमलावर हैं उनको दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी जाएगी। इसके अलावा रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इजलास में मजीद क्या क्या बातें हुई, ज़राए का इस हवाले से क्या कहना है, क्या गुफ्तगू शनीद हुई, क्या फैसले लिए गए और क्या मुस्तकबिल का लाया अमल तय किया गया, इस हवाले से बात करने के लिए हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे साथ जो पैनल में हमारा साथ देंगे सीनियर तजियाकार और पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के जो हैं फनांस सेक्रेटरी जनाब असगर चौधरी साहब, और इसके अलावा हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर सीनियर तजियाकार जनाब शहजाद हसन मिर्जा साहब। सबसे पहले चौधरी साहब आपकी तरफ आऊँगा, क्या हवाला है इस इजलास का जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में? क्या इसमें जो है वो इसका बुनियादी मकसद क्या था? एक तो हमें ये बता दें हमारे नाज़रीन को। दूसरा, जाफर एक्सप्रेस पर हमले के पस मंज़र में इजलास के अहम फैसले क्या हुए? बहुत शुक्रिया राय साहब। एक तो बड़ा अहम ये इजलास था और मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त की जरूरत भी थी। आपको याद है कि जो जाफर एक्सप्रेस का जो सानिया हुआ था और जो पुस्तलाना हमले वहां पर हुए और फिर जवान मर्दी से जिस तरह हमारी फोर्सेस ने वो ऑपरेशन किया, वो एक दुनिया की तारीख में वो रकम हो चुका है सुनहरे अल्फाज में। और जरूरत इस बात की थी कि तेरा मेरा नहीं होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। और हमारा मतलब पाकिस्तान का मुश्तरका बयानिया सामने आना चाहिए, ना सिर्फ कौम के सामने बल्कि दुनिया के सामने भी आना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ये बहुत अच्छी काविश है कि उन्होंने इस इजलास की सदारत की, जिसमें चारों जो सूबाई वज़राए आला हैं वो खुसूसी तौर पर खुद शरीक हुए। ये सबसे जो इस इजलास की अहम बात ये थी, ज़ाहिर है कौमी सलामती का मामला है और फिर एक मुश्तरका काज है, एक अनदेखे दुश्मन का सामना है हमें। और जिस तरह आपको पता है कि सिपहसालार भी कह चुके थे कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कि अब पाकिस्तान ने एक हार्ड स्टेट बनना है। गुज़श्ता रोज भी आपने डिस्कस किया था, बल्कि हार्ड नहीं रियल स्टेट हमें बनना चाहिए और यही एक रियल स्टेट के काम होते हैं। तो उसी तनाजर में ये जो इजलास था इसके अंदर अस्करी क़यादत भी शामिल थी और वफाकी और सूबाई क़यादत जो थी वो शामिल थी। जो सबसे अच्छा फैसला इसके अंदर हुआ ना, देखे सर, हम हमेशा कहते रहे अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अपनी तहरीरों में भी हम ये कहते रहे कि ये बाबों वाले तरीक़ेकार आप छोड़ दें, आप छोड़ दें। बस ठीक है, वो पता चलता है कि 4 अखबारात की क्लिपिंग्स आ रही हैं आपके पास और उसके ऊपर लिखा हुआ है टॉप सीक्रेट, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास जाते हैं। अब डिजिटल का दौर है, आपने अगले को अगले की विकेट के ऊपर आपने शिकस्त देनी है, उस लेवल के ऊपर आके आप अपना बयानिया देंगे। क्या हुआ जाफर एक्सप्रेस के ऊपर आपने देखा है कालदम तंजीम ने जो अपना बयानिया बनाया। बदकिस्मती हमारी ये है कि नासमझी में हमारी जो बच्चे हैं, नासमझ बच्चे हैं, वो नासमझी में उसी बयानिए को वो प्रमोट करते रहे। काउंटर नैरेटिव जो था ना वो सामने नहीं आ रहा था और वो सामने आना इंतहाई जरूरी होता है। देखें, जो झूठ है वो बड़ा खुशनुमा होता है, वक्ती तौर पर तो आपको झूठ बहुत अच्छा लगता है, सच जरा कड़वा होता है, लेकिन अगर सच बर वक्त सामने आ जाए ना तो झूठ फिर दबे पांव भाग जाता है, झूठ वहां पर रुकता नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी एक काविश इन्होंने ये की है इस इजलास में, ये जो फैसला किया है। अब अल्लाह करे वो सारा मामला फिर बाबों के सुपुर्द ना हो और जो बेदार मगज लोग हैं वो इसको देखें और वो इसको लेकर चलें। और उस बयानिए को सबसे ज्यादा आप इस वक्त जो आपके पास टूल है वो मैं ये समझता हूँ कि ड्रामों से भी ज्यादा आपका डिजिटल का टूल है। जो लोग जिन लोगों के हाथ में मोबाइल है और पाकिस्तान की आबादी को देख ले, आधी से ज्यादा आबादी तो अब सिर्फ मोबाइल यूजर है आपकी। जो आप बच्चा छोटा 5 साल का भी है तो उसके हाथ में भी टच मोबाइल लाजमी होगा, वो कोई ना कोई गेम देख रहा होगा। तो बयानिया वहां पर जाके आप बना भी सकते हैं और अगलों के बयानिए का आप तोड़ भी
कर सकते हैं। ये इनकी बड़ी अच्छी काविश थी। अब देखते हैं कि ये बयानिया बनाते किस तरह हैं, और उस बयानिए को बिलखसूस पहली दफ़ा इन्होंने डिजिटल मीडिया की अहमियत को भी समझा है, और डिजिटल मीडिया के ऊपर अगर ये लेकर आते हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी काविश होगी। साथ नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो है वो मुकम्मल अमल दरामद करने का भी फैसला हुआ है। नेशनल एक्शन प्लान एक पूरी आपको इस अफरीज से निपटने का एक पूरा आपको लाइन दी गई थी कि ये काम हम करेंगे और हम इस अफरीज से अपनी जान छुड़ाएंगे, और बड़ी हद तक हमें कामयाबी भी हासिल हो चुकी थी। अब जितना आज आप मियां नवाज शरीफ या उस वक्त की गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाएं, मगर ये कामयाबी थी। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि कुछ लोग बारगला की पहाड़ियों के उस पार हैं, बल्कि हमें माफी चाहता हूँ आज भी वो जुमला याद आता है फरजंद रावलपिंडी का कि जी पार्लियामेंट के ऊपर हमले का खतरा है। तो देखे कि इस मुल्क में कैसे अमन हुआ, और वो जो स्वात की पहाड़ियों में भी थे, बिल्कुल रियासत ने रास्ता लिया, अफवाज पाकिस्तान और इस कौम ने कुर्बानियां दी, और वो जो स्वात की पहाड़ियों के ऊपर भी थे ना, उन्हें भी वहां से दुम दबा के फिर अफगानिस्तान भागना पड़ा। तो ये हुआ कि इसके ऊपर हम नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर पूरी तरह अमल दरामद हमें करना होगा। इसमें एक जो सबसे अहम बात जिसे मैं ये समझता हूँ वो बड़ी अच्छी रही है कि वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर इस इजलास में न सिर्फ शरीक हुआ, अभी तो खबरें ज़राए से बाहर आ रही हैं, मुस्तनद उस तरीके से तो नहीं आया है सामने सारा कुछ, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है उस तस्वीर की, उस पर देख ले कि वो बड़े पुरएतमाद वहां पर खड़े हैं। जिसका मतलब है कि जो दहशत गर्दी है, जो बदअमनी है, और मुल्क की सलामती के खिलाफ जो नासर हैं, वो सबका मुश्तरका मसला है, वो सबका मुश्तरका दर्द है। जैसे मैंने पहले कहा ना कि ना तेरा ना मेरा, ना आपका ना हमारा मेरा, बल्कि ये हमारा दर्द है और हमारा ये मुश्तरका मसला है। तो जय साहब आपकी तरफ आऊंगा। शाह साहब, ये जो इजलास हुआ है गुज़िश्ता रोज प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में, क्या आप क्या समझते हैं कि रवायती और डिजिटल जो मीडिया है उसमें मुल्क दुश्मन मुहिम का जवाब देने के लिए कौन सी ऐसी कोई हिकमत अमली बनाई जाएगी जो आज तक ये नहीं बना सके, और अब इन्हें ख्याल आया, शायद हमने गुज़िश्ता रोज भी डिस्कस किया था या एक दिन दो दिन पहले इस हवाले से डिस्कस किया था कि इसको ग्रास रूट लेवल पे इसको करना चाहिए चीजों को, शायद अब इनको होश आ गया तो ये करना चाह रहे हैं, तो क्या हिकमत अमली मुमकिन तौर पर बनाई जाएगी? जी बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत देर की मेहरबान आते आते देर से ही सही लेकिन आए तो सही। ये काम इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, हमारे रियासती अदारों को और हमारी हुकूमत को, कि जो इस वक्त तक ये कैंसर की तरह जो मनफी प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया का फैल चुका है, तो इसको अब इतनी जल्दी कंट्रोल भी करना जो है मुश्किल है। जाहिर है जिनकी तरफ से ये सोशल मीडिया चला था वो खुद नहीं इसको कंट्रोल कर पा रहे, तो बाकियों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे पहले जब तक आप इस मनफी प्रोपेगेंडे को जो सोशल मीडिया की तरफ से चल रहा है, देखें उसमें किसी की माँ की इज्जत, किसी की बहन की इज्जत महफूज नहीं है, हमारे रियासती अदारे महफूज नहीं है, हमारे दीगर जो हसास अदारे हैं वो महफूज नहीं है, किसी की इज्जत यहाँ तक के महफूज नहीं है। तो जब तक हम उस मनफी प्रोपेगेंडे का जो चैनल है या वो सोशल मीडिया है, जब तक हम उसको बंद नहीं करेंगे, मुकम्मल तौर पर उसकी मॉनिटरिंग करके उसका सदेबाब नहीं करेंगे, हम पॉजिटिवली जो मीडिया हुकूमत शुरू करना चाह रही है सोशल मीडिया पे पैगामात के ज़रिए, और उसमें पीएम ने जिक्र किया नसाब के हवाले से, तो हमारे प्रोग्राम में चंद दिन पहले ही आपकी वसातत से ये मामला डिस्कस हुआ था कि अगर इसको स्कूल के लेवल से बच्चों के इब्तदाई जहाँ से सिखाया जाता है वहाँ से अगर इसको शुरू किया जाए, जैसे आपने जिक्र किया ग्रास रूट लेवल से, तो वहाँ से अगर शुरू किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, और इसको वो निसाब में शामिल करें, ये उससे भी अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप इसका सदेबाब नहीं करेंगे मनफी प्रोपेगेंडे का, तब तक ये आप आगे कामयाब नहीं हो सकते। अब आ जाती है बात कि जो आज प्राइम मिनिस्टर ने गुज़श्ता रोज जो बात की है अपने इजलास में, तो उसमें देखें तमाम कर्तबे फिक्र के लोगों को उन्होंने शामिल किया। उसमें उलमा कराम मौजूद थे, उसमें हमारी अस्करी क़यादत के लोग मौजूद थे, और उन्होंने उसमें जो बातें की हैं कि भाई अब हम अपना एक बयानिया बनाएंगे। बयानिया अगर आप पाकिस्तान फर्स्ट का बनाते हैं, बयानिया अगर आप मुल्की यकजहती का बनाते हैं, बयानिया आप इस चीज से हटकर बनाते हैं,
कौमियत से हटकर बनाते हैं, फिरका वारियत से हटकर बनाते हैं, तो आपका बयानिया कामयाब होगा। अगर आपका बयानिया सियासी होगा, ठीक है, आप अपनी पार्टी के लिए, आप किसी एक मखसूस जमात के लिए बयानिया बनाएंगे, तो वो फिर मुस्तकबिल में जाके कहीं ना कहीं वो चीज तंग करेगी। मेरी सोच ये है, मेरी राय ये है कि अगर आपने सोशल मीडिया पे आने वाली नई नस्ल को, आपको याद होगा कि पिछले दिनों सिपा सालार ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें उन्होंने बयान दिया था कि जो हमारी उसमें गैप्स का भी जिक्र किया था गुड गवर्नेंस के हवाले से, और उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो हमारी नई नस्ल आने वाली है, हमने उसकी बका की भी जंग लड़नी है। तो उस नई नस्ल की बका की जंग बिल्कुल इसी चीज में है कि आप हर एक सियासी जमात से बालातर होके, किसी भी फिरका वारियत से बालातर होके, एक अपने वतन की मोहब्बत के साथ, अपने उन शहीदों की जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और करते हुए आ रहे हैं, उनको उजागर करने के लिए आप न सिर्फ नसाब में बल्कि मीडिया पे एक ऐसा बयानिया बनाएं जो हर एक सूबाइयत से बालातर होकर अगर वो आए तो वो कामयाब होगा। यही वजह थी, देखें, ना कंट्रोल करने की इन्होंने ढील दी रखी। आप ये देखें कि हमारे जो अपोजिशन जमात है उसने सोशल मीडिया पे वो गन फैलाया कि उसकी वजह से बाहर के हमारे जो दुश्मन अनासर मुल्क थे उन्होंने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया और फंडिंग उन्होंने अफगानिस्तान से दी और लॉन्चिंग जो है वो हमारी भारत करता रहा। उस भारत के आप ये देखें कि बलूचिस्तान से तलक रखने वाली खातून है जिन्होंने पिछले दिनों बड़ी वावेला किया, वो कहाँ से आई थी, वो कहाँ से चढ़ी थी, वो भी अपने इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मशहूर हुई थी, ठीक है, जबकि उनके वालिद एक वापडा के सरकारी मुलाजम थे और उनका एक BLA की तंजीम थी, उनके साथ उनका वाबस्तगी हो गई। तो वहां से वो चलते चलते सोशल मीडिया पे उन्होंने उसको नेगेटिविटी में लेके गए। जिस वक्त वो नेगेटिविटी में लेके गए, भारत ने 280 अरब रुपए सोशल मीडिया को, उस सोशल मीडिया को दिया जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करता था, और उन्होंने अपना नेटवर्क इतना मजबूत कर लिया उस सोशल मीडिया के ऊपर कि वो बलूचिस्तान में आग लगाने और मुल्क में एक सुबाइयत, जैसे इन्होंने पंजाबियों को चुन चुन के मारा, एक नफरत पैदा करने की कोशिश की, और वो सारा कुछ जो मामला था वो सिर्फ सोशल मीडिया से ही आया था। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब तक हम इस मनफी प्रोपेगेंडे का खात्मा नहीं करेंगे, हम इसको आगे नहीं लेके जा सकते। इसलिए जो आज कल गुज़िश्ता रोज जो उन्होंने PM ने किया है वो कारगर उसी वक्त साबित होगी जब आप उलमा इकराम जैसे आप लेके बैठे हैं, अस्करी क़यादत को लेके बैठे हैं, सबको लेके बैठे हैं, उसमें ऐसा जो बयानिया आपने बनाना है वो ऐसा बयानिया हो जो हम सब के लिए, तमाम मकातबे फ़िक्र के लोगों के लिए यकसा हो, काबिल कबूल भी हो। तो सब ये जो अपना इन्होंने कहा कि फिल्मों और ड्रामों में जो है कौमी मौज़ूआत अपनाने का जो है वो रुझान पैदा किया जाए। मेरा ख्याल है पहले भी कौमी मौज़ूआत पे बेशुमार फिल्में भी बनी हैं, बेशुमार ड्रामे भी बने हैं। हमने देखा है पाक फौज से मोहब्बत, अदारों से मोहब्बत के हवाले से बहुत सारे ड्रामे बने हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब कोई खास इस हवाले से कुछ वर्कआउट किया जाएगा या फिर वही उसी डगर पे दोबारा शुरू किया जाएगा काम? काशिद देखें, मीडिया भी कह सकते हैं जी, बिल्कुल कह सकते हैं। देखें तो बड़ा अच्छा उन्होंने ब्रीफ कर दिया। मैं कहा थोड़ा रवायती मीडिया का अगर हम, अल्लाह करे जो ब्रीफ किया है वो करें भी। बदकिस्मती से हम तो सिर्फ ऐलानात करते हैं, हम सोचते जरूर है कि ये हम करेंगे का मतलब है पता नहीं हमने ही करना है या कि हमारी मूवीज को देखें तो वो साल में 3-4 फिल्में ऐसी देते हैं जो कश्मीर के हवाले से देते हैं। वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे पाकिस्तान जो है वो काबज है कश्मीर पर और इंडिया का कश्मीर बड़ा खुशहाल है। हमने देखा है कि वो मैनिपुलेट करके दिखाते हैं, लेकिन हम असल चीज भी नहीं दिखा पा रहे। सर देखिए ना, हमने कश्मीर पे कोई अच्छी मूवी नहीं बनाई, कोई अच्छा ड्रामा नहीं बनाया। बिल्कुल। तो ये रवायती मीडिया पे कैसे इसको किया जाएगा? अगर आप समटाइम, चूंकि आप जब फेसबुक के ऊपर कर रहे होते हैं ना, तो कोई ना कोई क्लिप आ जाता होता है जब आप अपनी पसंद की कोई चीज देख रहे होते हैं। तो मैं फरवरी के हवाले से कुछ देख रहा था तो इंडियन मुख्तलिफ मूवीज के क्लिप्स उसके अंदर आ गए। मैं सिर्फ वही आपको बता दूं, वो आए, उन्होंने जो कहा था कि हमने घुस के मारना है, आके कौवा मरा, वहां पर चंद दरख्तों का नुकसान हुआ, और बयानिया उन्होंने इतना स्ट्रांग वो अपनी फिल्मों के जरिए अपनी कौम के ज़हनों में डाला कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। और भाई हमने तो उनको सीधा सीधा अंदर घुस के, अगर उस वक्त हम फायर कर देते तो फिर उन्हें पता लग जाता कि ये
हुआ क्या हमारे साथ, हमने उन्हें बताया ना, हमने टारगेट जो बताया, टारगेट को लॉक करके बताया कि हम यहां तक आपके पहुंच चुके हैं। उनका त्यारा हमने मार गिराया, उनका पायलट हमने पकड़ा। कितने इसके ऊपर ड्रामे बने हैं सर, कितनी फिल्में बनी है। मतलब हम तो करना ही नहीं चाहते इसके ऊपर, ना ही करते हैं। ये इन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने की हमें जरूरत है। देखें जाफर एक्सप्रेस, हुब्बुल वतनीन पे कोई शक तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, फिर क्यों नहीं हम मतलब रवायती बड़े मीडिया कायल पे हैं। इस पे क्यों नहीं बड़े प्रमोट हम किया जाता कायल है? हैं, हम असल में हमारी सोच ही उधर नहीं जाती है, ना ही हुकूमतों की और ना ही जो इस शोबे से वाबस्ता हैं। बदकिस्मती यही है हमारी सर कि हम जैसे लोग जो हैं वो भी मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के भी हम नहीं बोलना चाहते। हम उबे वतनी का दर्स यहाँ पर बैठ के भी नहीं वो बयानियां बनाना चाहते। जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो कुछ हुआ है, दुनिया के बड़े बड़े ऑपरेशंस को आप सामने रख के देख लें, कोई इतना कामयाब तरीन कोई ऑपरेशन है? किसी की डेथ नहीं हुई है वहां पर, और इतने शॉर्ट टाइम में, और आपकी जरार कंपनी सैल्यूट के काबिल है वो। और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर ऑपरेशन किया है, और जो वो वतन दुश्मन थे उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया, और तमाम जितने जिन लोगों को यरगमाल बना के वहां पर रखा हुआ था वहां से बाजियाब कराया। क्या इसके ऊपर कोई फिल्म नहीं बननी चाहिए? इसके ऊपर ड्रामा नहीं बनना चाहिए? इसके ऊपर टिक टाक नहीं बननी चाहिए? सर ये शॉर्ट्स मूवी की जानब आपको जाना पड़ेगा, आपको इस कौम को अपना बयानिया देना पड़ेगा जी बिल्कुल, रवायती मीडिया के जरिए। बिल्कुल। और ये जाफर एक्सप्रेस का तो बड़ा जरूर जाना चाहिए कि दुनिया को पता चले कि भारत सरकार क्या कर रही है, हमारे पड़ोसी ब्रादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान किस तरीके से जो बतौर सहूलतकार वहां पर इस्तेमाल हो रहा है, और फिर हमारी कौम हक कैसे अदा किया जा रहा है, और फिर हमारी कौम को देखें कि किस जुआम मर्दी से वो मुकाबला कर रही है। फिर हमारी अफवाज पाकिस्तान को देखें कि उनकी वो आला तरीन तरबियत का आकाश वो ऑपरेशन था जो जाफर एक्सप्रेस की यरमालियों की राही के लिए था। तो बाकी जिन देखें ना, आपको ISPR पूरी बात तो बताती नहीं है कि हमारे जवान कितनी मुश्किल हालात में ये IBO ऑपरेशन होते हैं। फितना अल ख्वारिज के लोगों को किस तरीके से निशाना बनाया जाता है। कल भी आप देख रहे हैं वो लक्की मरवत वाला, हमारे जवानों ने वहां पर शहादतें दी है, अफसरान शहीद हो रहे हैं वहां पर। दूसरी एक बात यहां पर मैं करना बड़ा जरूरी समझता हूं सर, राय साहब, अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं डिजिटल मीडिया को बिलखसूस, तो हमारा एक वो मगरबी नशियाती अदारा था, वो बड़ा आजकल फोकस है उसका अफगानिस्तान के ऊपर। हर तीसरी रिपोर्ट उसने बलूचिस्तान के हवाले से दी होती है, सॉरी बलूचिस्तान के ऊपर हर तीसरी रिपोर्ट उसने दी होती है। क्या जवाबी तौर पर हम जर्नलिस्ट का ये फर्ज नहीं बनता है कि हम भी सच कुछ कौम के सामने बताएं? मेरे साथ एक बलोच नौजवान बैठे हुए थे, जब उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा ये चंद एक लोग हैं जो वर्गलाए हुए लोग हैं, शरपसंद जो वर्गलाए हुए लोग हैं। आप सिर्फ इन्हीं को बताते हैं कि यही जो दुश्मन, ये पंजाब के भी दुश्मन है और यही बलूचिस्तान है, इन्हीं को बलूचिस्तान बता रहे हैं। आप जरा बाकी बलूचिस्तान के लोगों को तो देखें, वो कितने मुहब्बत वतन है। कभी आपने उनके ऊपर कैमरा लगाने की कोशिश की? कभी आपने उनके लिए आवाज बने उनकी कि वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं? तो ये भी तो हमें जरूरी है ना। आप सिर्फ बलूचिस्तान को दीवार के साथ तो ना लगाए ना, वो चंद जो शरपसंद है, चंद जो वतन दुश्मन है, चंद जो गद्दार हैं, सिर्फ उनको सामने रख के आप पूरे बलूचिस्तान को तो ना देखें ना। आप 98.99% जो है वो बाकी बलोचियों को भी देखें जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जरा उनको भी तो आप देख लें, उनको भी सामने लाना जरूरी है। और फिर दूसरा, थोड़ी सी हिम्मत करें, ये जो हमारे ये दफ्तर खारजा के बाबू हैं ना, ये जो आपके गिट्टे घोड़े हैं, इसमें थोड़ी सी ताकत डालें, दुनिया को बताएं कि यहां पर कौन क्या कर रहा है। दफाई पोजीशन में ना आए, एग्रेसिव होके बताएं कि हाँ मोदी जी आपका मुल्क यहां पर मुलव्वस है, ये कार्रवाइयां आप कर रहे हैं। आप सिर्फ कहते हैं कि इंडिया का हाथ है उसमें, क्यों आप डरते हैं उससे? बड़ा वसी मौजू है जोई साहब, हम इसे ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे। फिलहाल ब्रेक में थोड़ा सा टाइम है, मैं शिदात साहब आपसे ही पूछूंगा दोबारा कि ये जो आपने कौमी निसाब वाली बात की है कि कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही जो है वो शामिल करने का फैसला किया गया, क्या समझते हैं इसकी क्या अहमियत होगी? एक बच्चा जो तो बच्चे अब निकल चुके हैं इस फेज में से, वो
मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 9th-10th क्लास में जिनकी ज़हन साजी पहली दूसरी क्लास से की गई, पिछले 5-7 साल में उनकी ज़हन साजी कर दी गई है। कुछ कॉलेज लेवल पे है, कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पे है। उनके लिए क्या निसाब, वो तो निसाब पढ़ चुके हैं, आने वाले बच्चे जरूर निसाब पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनके लिए क्या होगा? देखिए, मैं तो एक तो ये बात समझता हूँ कि जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस पाकिस्तान को बनाने में, चाहे वो सिविलियन थी या वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी, उनके जो वाक़यात हैं वो अपने निसाब में शामिल करें, ताकि हमारे आने वाली नस्ल को मालूम हो कि किस तरह कुर्बानियाँ देकर हमारे बुजुर्गों ने इस पाकिस्तान को हासिल किया था। वो थोड़ा बहुत किसी इनकी मालूमाती जो किताब है उसमें थोड़ा बहुत होगा तो होगा। दूसरा एक मैं और चीज़ यहाँ पर आपके प्रोग्राम की वसातत से बयान करना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पाकिस्तान एयर फोर्स की जो 6 सितंबर की का होता है वाक़या, और 7 सितंबर को रावलपिंडी में यहाँ इसकी एग्ज़िबिशन हुआ करती थी। उसमें बड़े स्कूल के स्टूडेंट्स और जो तलबा और तलबात थे, वालिदैन थे, वो अपने बच्चों को लाते थे और उसको देखकर वहाँ पे जितना भी वो कुछ जो प्रैक्टिस एमुनेशन था वो लगाया हुआ होता था, उसमें एयर फाइटर होते थे और दीगर चीज़ें, तो उसको भी देख के लोग बच्चे ना बड़े इम्प्रेस होते थे, और वहाँ पे जो एयर फोर्स के अफसरान थे वो बाकायदा बच्चों को बताते थे ये बोर्ड के ऊपर कि ये चीज़ है, ये हमने ऐसे बनाई थी, ये ऐसे फतह हासिल की थी। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को दोबारा बहाल करना चाहिए, और हमारे जो रियासती इदारे हैं उनको कोई ऐसा एक सिस्टम करना चाहिए IASPR को खुसूसी तौर पर, कि वो जैसे एक मालूमाती ड्रामे बनाते हैं उसी तरह ये स्कूल और कॉलेज की जो तलबा और तलबात हैं इनका विजिट करवाएं ऐसी जगहों पर। कोई एक उसकी लाइब्रेरी बना लें या कोई उसका एक रिसर्च सेंटर बना लें। कोई भी स्कूल है, चाहे सरकारी है या प्राइवेट है, उसका एक शेड्यूल कर लें। हमारी आने वाली जो नस्ल है उसको बताया जाए कि पाक फौज जो है वो चाहे एयरफोर्स है, चाहे वो बहरिया है, चाहे वो आर्मी है, वो कैसे अपनी कुर्बानी देती है, और उसमें कैसे हम आगे बढ़ चढ़ कर आ सकते हैं। पहले बच्चों को बड़ा शौक होता था कि हम पाक आर्मी में जाएंगे, आज भी है, लेकिन वो अक्सरियत जो तादाद है वो कम हो गई है। तो अगर हम इस तरफ उनको मोटिवेट करें। मैं सेकंड ये करूंगा कि बल्कि आगे आपका आ रहा है योम दफा आ रहा है। जी जी बिल्कुल। 6 सितंबर उसे योम शोहदा भी कहते हैं। बिल्कुल। तो 6 सितंबर, 7 सितंबर और नेवी का जो डे है, इन तीनों दिनों में आपको वो एग्जीबिशन रखनी चाहिए और ओपन फॉर ऑल होनी चाहिए। सिक्योरिटी की रिस्पांसिबिलिटी आपकी है, इस कौम को तहफ़्फ़ुज़ देना आपका काम है, और दहशतगर्द अभी इतने ताकतवर नहीं हुए हैं कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचा सके। आपको वो तीनों दिन वो एक प्रोग्राम रखना चाहिए ताकि बच्चों को पता चले। हम इस पे मजीद भी इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी, जब ब्रेक से वापस आएंगे इसी मौजू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, और इसके साथ हम जो इजाफा करेंगे वो अफगानियों की वापसी का करेंगे कि उनकी वापसी में 2 दिन रह गए हैं सिर्फ, और NGOs का दबाव भी बढ़ने लगा है कि इनको मजीद वक्त दिया जाए। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।